बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट और ये टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये था डीएनए मॉडल्स के बारे में ये एक्सपेरिमेंट हुआ। तो ये है लेक्चर नंबर 7 क्रोमोसोम डीएनए चैप्टर के ऊपर, क्योंकि हम लोग ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और ये है लेक्चर नंबर 7। अब क्या हुआ, तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन के हवाले से 3 मॉडल पेश किए गए: सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल एंड डिस्पर्सिव मॉडल। अब वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ क्या की थी, मैंने आपको डिटेल में समझाई थी। अब हम लोग आज एक एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मिथेल्सन स्टार एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बात वाज़ेह हुई कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के थ्रू होती है। अब ये एक्सपेरिमेंट किस तरह है और किस तरह किसने इसको अरेंज किया था, प्रपोज किया था, आइए और डिटेल में इसको देखते हैं। तो पहली बात ये, द 3 मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वर इवोल्यूटेड बाय मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल। ये दोनों क्या थे? मिचेल्सन एंड स्टाल, मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल। ये उन्होंने 3 मॉडल डीएनए रेप्लिकेशन के 3 मॉडल को क्या किया, चेक किया। अब उन्होंने क्या किया, ये दोनों क्या थे, उन्होंने ये कब किया ये एक्सपेरिमेंट? 1958 में। और ये क्या थे, ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके अंदर ये एक इंस्टीट्यूट है, एक इदारे का नाम है, वहाँ पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1958। ये 2 साइंसदानों ने, मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल। अब उन्होंने क्या किया, इन दिस एक्सपेरिमेंट it was concluded finally that the replication of DNA occurs according to semi-conservative model। इस एक्सपेरिमेंट में ये बात, जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये बात अहस की गई, कंक्लूड की गई इनसे कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के थ्रू होती है। अब सवाल ये है कि उन्होंने किस तरह इनको ये मालूम हुआ, तो उसके लिए उन्होंने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। तो आइए फॉर एक्सपेरिमेंट की तरफ को उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह अरेंज किया था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक बैक्टीरियल सेल लिया। ये क्या है? बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया का सेल है। इसके अंदर ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये डीएनए है बैक्टीरिया का। अब क्या है, उन्होंने इस बैक्टीरिया सेल को क्या किया, ग्रो किया। उन्होंने एक मीडियम बनाया इसके लिए। अमूमन जब साइंसदान किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या किसी बैक्टीरिया को क्या करता है, ग्रो करता है, तो उसके स्पेसिफिक मीडियम प्रोवाइड करता है जो कि न्यूट्रिएंट से बहुत सारी चीज़ें भरा हुआ होता है, ताकि वो इसके अंदर ईज़िली ग्रो कर सके, ताकि हम इनको क्या कर सके, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। एक मीडियम उन्होंने, यह मीडियम किसी प्लेट के अंदर, किसी और चीज़ के अंदर, उस मीडियम के अंदर क्या था, उन्होंने बैक्टीरिया सेल को ग्रो किया। और मीडियम किस पर मुश्तमिल था? नाइट्रोजन 15 आइसोटोप पर मुश्तमिल था। नाइट्रोजन 15, ये एक नाइट्रोजन का हेवी आइसोटोप है। एक है नाइट्रोजन 14 जो कि लाइट आइसोटोप है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन 15 ये हेवी आइसोटोप है, बहुत भारी है। ये मीडियम पहले ही से इस नाइट्रोजन आइसोटोप पर मुश्तमिल था। तो इस मीडियम के अंदर उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया सेल को इनके अंदर डाला और इसको ग्रो किया। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, दे ग्रू बैक्टीरिया इन मीडियम कंटेनिंग हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन 15 which became incorporated into the basis of bacterial cell। ये क्या हो जाता है, ये नाइट्रोजन 15 जब इसके अंदर बैक्टीरिया सेल को रखा जाता है, तो वाजिब सी बात है, बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है उनके अंदर आपस में बहुत सारे बेसिस होती है, उसके अंदर ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है, इनके अंदर क्या हो जाता है, जज़ब हो जाता है, चला जाता है नाइट्रोजन 15। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, इन दोनों सेंसरों ने क्या किया, उन्होंने 3 सेपरेट प्लेट लिए, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट। उन्होंने यहाँ से सैंपल को उठाया, नमूने को, सैंपल्स को, इस बैक्टीरिया सेल्स के, और तीनों मुख्तलिफ प्लेट के अंदर डाला। और इसके साथ उन्होंने यहाँ पर एक कंट्रोल सैंपल भी लिया था। अब इसके हवाले से आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि ये तीनों के प्लेट, तीनों के तीनों
फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट, इसके अंदर भी उन्होंने एक मीडियम बनाया था और इसके ऊपर इनके अंदर क्या था, नाइट्रोजन 14, यहाँ पर क्या था नाइट्रोजन 15, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन 14 आइसोटोप पड़ा हुआ था, इसके अंदर मुश्तमिल था। अब यहाँ पर जो रेड कलर के मैंने ड्रा किया है ये बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर भी उन्होंने डाला, इसके अंदर भी रखा उन्होंने, और इस थर्ड प्लेट के अंदर भी उन्होंने रखा, और साथ में उन्होंने एक कंट्रोल सैंपल भी लिया था, एक नमूना, एक कंट्रोल ग्रुप। इसके अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ नाइट्रोजन 14 की ही क्या थे आइसोटोप पड़े हुए थे 14 के। अब क्या किया, इन तीनों प्लेट्स से, फर्स्ट से सेकंड थर्ड से, उन्होंने बैक्टीरियल सेल के क्या सैंपल निकाले, नमूने निकाले। उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट प्लेट के अंदर जैसे ही उन्होंने यहाँ से बैक्टीरिया सेल को उठाया और यहाँ पर रखा, तो जैसे ही 1 मिनट ही नहीं गुजरा था, फ़ौरन 0 मिनट पे ही उन्होंने फ़ौरन सैंपल को निकाला बैक्टीरियल सेल का, और उस सैंपल को हमने नाम दिया सैंपल एट 0 मिनट। ये नाम इसी बेस पर दिया क्योंकि ये टाइम के बेस पर दिया गया, क्योंकि हम लोग इसको फर्स्ट प्लेट से निकाला इस सैंपल को, और 1 मिनट के लिए ही नहीं छोड़ा था कि इनके अंदर नाइट्रोजन 14 भी जब हो जाए, इनकॉर्पोरेट हो जाए। इस DNA बैक्टीरियल सेल के अंदर कम्प्लीटली नाइट्रोजन 15 ही था, क्योंकि हमने उनको टाइम ही नहीं दिया था कि इस आइसोटोप का भी इस पर थोड़ा सा असर पड़ जाए, तो इसलिए 0 मिनट पर ही हमने इन सैंपल को निकाला। सेकंड सैंपल भी हम लोगों ने सेकंड प्लेट से लिया, इसके अंदर ये मीडियम मौजूद है नाइट्रोजन 14 का, इससे भी हम लोगों ने क्या किया, यानी इन दोनों साइंसदानों ने हम क्या किया, बैक्टीरियल सेल को लिया, लेकिन 20 मिनट के बाद उठाया इस सैंपल को, और इसलिए नाम भी दिया गया सैंपल एट 20 मिनट, सैंपल एट 20 मिनट, क्योंकि ये 20 मिनट के बाद, यानी 20 मिनट के लिए इसके अंदर रखा गया था, छोड़ा गया था, इसलिए इसके अंदर, इसके बेसिस के अंदर नाइट्रोजन 14 भी इनकॉर्पोरेट हुआ। वो हम लोग इसके रिज़ल्ट में देखेंगे, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए सैंपल एट 20 मिनट्स को हम लोगों ने सेकंड प्लेट से उठाया, और सैंपल एट 40 मिनट्स को ये भी क्या है, अगेन 20 मिनट्स के बाद, जब इसके बाद एक तो 0 मिनट्स था, जब 20 मिनट गुजर गए तो हम लोग ने एक सेकंड प्लेट से सैंपल उठाया, जब दूसरे अगेन सेकंड मिनट्स 20 मिनट्स गुजर गए तो हमने थर्ड सैंपल्स को भी थर्ड प्लेट से उठाया, और इसको हमने लिया सैंपल एट 40 मिनट्स था, क्योंकि इस दौरान टाइम 40 मिनट तक ही जा चुका था, क्योंकि यहाँ पर 0 से लेकर 20 तक, अगेन 20 तक, तो अगर हम लोग देखें 20 + 20 यानी 20 + 20 40 मिनट्स से आता है, तो इसलिए इनको इसी के हवाले से अगर देखें तो 40 मिनट्स के बाद उठाया था इस सैंपल्स को, लेकिन इसी के हवाले से देखें तो 20 मिनट्स बाद इस सैंपल्स को उठाया, हम लोग ने इसको नाम दिया सैंपल एट 40 मिनट्स, और इसको हम लोगों ने थर्ड प्लेट से क्या किया, उठाया इस सैंपल्स को। ये सैंपल असल में ये नमूने थे बैक्टीरियल सेल्स के, जिसको हम लोगों ने इकट्ठा किया और फिर क्या किया, और साथ साथ हम लोगों ने कंट्रोल सैंपल से भी, कंट्रोल ग्रुप से भी एक सैंपल उठाया। इन चारों सेल्स को, बैक्टीरियल सेल्स से हमने क्या किया, इनके सेल्स को हम लोग ब्रेक किया, तोड़ दिया, फिर इसको ओपन किया उनके सेल्स को, फिर हम लोगों ने क्या किया, एक्सट्रैक्ट DNA, यानी उन दोनों साइंसदानों ने इस बैक्टीरियल सेल को ब्रेक किया, ओपन किया, और इनके अंदर से DNA को एक्सट्रैक्ट किया, निकाला। अब DNA का वो क्या, उन्होंने क्या किया, उस DNA का, उस चारों को चारों DNA का उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने डाला, और वो ट्यूब के अंदर, उस ग्लास के अंदर क्या था, वो एक सॉल्यूशन भरा हुआ था, सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन था, सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सीजियम क्लोराइड, ये इसके अंदर उन्होंने इसको डाला, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। द DNA sample were dissolved in a cesium chloride solution and then spun at a very high speed. फिर जब जैसे ही उन्होंने इस सोल्यूशन के अंदर DNA के सारे सैंपल्स को रखा, तो फिर उन्होंने क्या किया, इसको स्पन किया, काफ़ी स्पीड के साथ इसको स्पिनिंग मोशन दिया है, काफ़ी हाई स्पीड के साथ इस सोल्यूशन के अंदर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए से। ये सेंट्रीफ्यूज आप लोगों को ये सेंट्रीफ्यूजल फोर्स प्रोवाइड करता है फॉर मेनी आवर्स, कई घंटों के लिए। द सीजियम एंड क्लोराइड आयंस टेंड टू बी पुश्ड बाय
फ्यूगल फोर्स टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द ट्यूब। जैसे ये सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा था तो इस दौरान सीजियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है उनसे सीजियम आयन क्लोराइड आयन क्या हो गए, जुदा हुए, और वो ट्यूब के बिल्कुल बॉटम की तरफ धकेले गए। किसके ज़रिए से? एक ख़ास फोर्स के ज़रिए से, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप लोगों ने फिजिक्स में ये पढ़ा होगा। अब तो जिन्हें, जैसा कि मैं यहाँ पर शो कर चुका हूँ, यह ट्यूब थे, ये सारे के मैंने यहाँ पर सिर्फ दो ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर मैंने ड्रा किया है। तो जैसे ही उनको ये सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डाला ये ट्यूब को, इस तरह सेंट्रीफ्यूगेशन स्टार्ट हुआ। यानी मैं यहाँ पर ये रेड कलर से शो हो रहा है कि उन्होंने इस तरह का मोशन, स्पिनिंग मोशन क्या किया, स्टार्ट किया। तो कई घंटों तक सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद इस तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा था इस ट्यूब्स की, जिसके ज़रिए से इनके सारे के सारे जो सीजियम क्लोराइड आयन थे वो भी इस ट्यूब के बटन की तरफ चले गए। अब जो उन्होंने ये सारे टेस्ट ट्यूब को निकाला अलग, क्योंकि टेस्ट ट्यूब क्या थे, 4 टेस्ट ट्यूब थे। तो उन्होंने क्या किया, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट किया, रिज़ल्ट की इंटरप्रिटेशन की, उनको देखा, ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने क्या देखा, पहली टेस्ट ट्यूब जब उन्होंने देखा, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब था, जिसकी उन्होंने जब देखा तो इनके ऊपर डीएनए बिल्कुल इनके टॉप पर दिखाई दे रहा था। ये था डीएनए ऑफ कंट्रोल सैंपल, यही डीएनए था कंट्रोल सैंपल, और डीएनए बिल्कुल इनके ऊपर टॉप पर पड़ा हुआ था। ये रेड कलर के इसके अंदर मैंने डीएनए शो किया है, ये ओवरऑल क्या है, टेस्ट ट्यूब है। तो डीएनए ऑफ कंट्रोल सैंपल वाज अपीयर लाइट टेस्ट, वो काफ़ी हल्का लाइट अपीयर हुआ, जाहिर हुआ, नमूदार हुआ। अब ये क्यों इस तरह एस फॉर्म सेडिमेंट, जैसा कि वो ऐसा सेडिमेंटेशन के बाद वो बिल्कुल इस ट्यूब के टॉप पर बना था। ये पहला चीज़ था जो मैं इसका वो रीज़न भी बताऊंगा कि ये क्यों थे इस तरह। सेकंड ट्यूब को उन्होंने देखा तो इसके डीएनए बिल्कुल बटम तह पर नीचे चला गया था, क्योंकि इनका डीएनए काफ़ी हेवीएस था, भारी था, इसलिए वो बटम पर चला गया था। ये डीएनए कौन सा था? ये फर्स्ट प्लेट वाला था, फर्स्ट प्लेट का ही डीएनए था। अब ये इसलिए भारी था, हेवी था, नीचे इसलिए चला गया था क्योंकि इस फर्स्ट प्लेट के अंदर हमने जैसे ही नाइट्रोजन 15 वाले सैंपल को रखा था तो हम लोग ने टाइम ही नहीं दिया था कि इसके अंदर नाइट्रोजन 14 का ही थोड़ा सा असर जला जाए, कोई इस पे ऊपर थोड़ा सा इफ़ेक्ट करे, इनके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए, क्योंकि ये तो हल्का है, इसलिए वो भी हल्का हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने 0 मिनट पर ही उठाया था फ़ौरन, इसलिए उनका डीएनए इसका इस ट्यूब का इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ था, इसलिए वो कंप्लेन के दोनों स्ट्रेन नाइट्रोजन 15 के ही थे, काफ़ी भारी थे वो, इसलिए वो बिल्कुल टेस्ट ट्यूब के बटन पर चला गया था, और वो हेवीएस्ट डीएनए था जो कि बटन पर था। थर्ड टेस्ट ट्यूब था, इनका डीएनए बिल्कुल इंटरमीडिएट लेवल पर था, दरमियान में था, क्योंकि इनका डीएनए क्या था, ये सेकंड प्लेट से लिया गया था। और वाज़ेह सी बात है, इसके ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग ने 20 मिनट के लिए इसके अंदर रखा था सैंपल को, नाइट्रोजन 15 वाली सैंपल को, तो इसलिए 20 मिनट तक इसके अंदर रखने की वजह से नाइट्रोजन 14 भी इनके अंदर थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट हुआ था इनके बेसिस के अंदर, इसलिए इनका एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 का बना हुआ था, दूसरा नाइट्रोजन 15 का, यानी एक बारी एक हल्का, इसलिए वो दरमियान इंटरमीडिएट लेवल पर चला गया था। अब ये भी क्या था, फोर्थवा डीएनए जो था, वो 2 डीएनए हम लोगों को देखने को मिले, एक इंटरमीडिएट, दूसरा बिल्कुल एट द टॉप। ये एक डीएनए टॉप पर था, दूसरा इंटरमीडिएट पर था। अब इनके रीज़न में थोड़ा मैंने यहाँ पर भी बताए सारे के सारे रीज़न, लेकिन मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पर इसकी मैं काफ़ी रीज़न बता चुका हूँ। तो यहाँ पर वो सारे के सारे टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर ड्रा कर चुका हूँ। ये फर्स्ट था, और इसका डीएनए क्या है, बिल्कुल टॉप पर यहाँ पर उनको देखने को मिला, उन साइंसदानों को। इसको हमने उनको नाम दिया, इन्होंने इस डीएनए को नाम दिया डीएनए ऑफ कंट्रोल ग्रुप। ये वही डीएनए था कंट्रोल ग्रुप वाला। अपीयर लाइट टेस्ट एज ईच फॉर्म्ड सेडिमेंट एट द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जैसा कि वो टेस्ट ट्यूब बिल्कुल टॉप पर ही बना हुआ है, ऊपर पड़ा हुआ है।
बिकॉज इट हैड बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ नाइट्रोजन 14, क्योंकि इस डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 के ही बने हुए हैं, क्योंकि कंट्रोल ग्रुप था, हम लोग पहले ही इनके अंदर नाइट्रोजन 14 जो कि लाइट हल्का आइसोटोप है वो डाला था। जैसा कि ये डीएनए है, एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड, ये भी नाइट्रोजन 14 का, ये भी नाइट्रोजन 14 का। दूसरा जो है ये जो क्या था फर्स्ट प्लेट वाला डीएनए जिन्होंने देखा इनका टेस्ट ट्यूब, तो ये जिसको हम लोगों ने 0 मिनट पर निकाला था, ये बिल्कुल इनके टेस्ट ट्यूब के बटन पर चला गया था। ये क्या था डीएनए ऑफ सैंपल एट 0 मिनट्स। ये क्या डीएनए ऑफ सैंपल एट 0 मिनट अपीयर्ड हेवीएस्ट एज इट फॉर्म सेडिमेंट एट द बटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल बटम पर तह पर बना हुआ था, इसलिए ये डीएनए 0 मिनट का सैंपल वाला जो डीएनए बिल्कुल हेवीएस्ट भारी, काफ़ी भारी नमूदार हुआ, अपीयर हुआ। ये क्यों? बिकॉज इट हैड बोथ स्ट्रैंड ऑफ नाइट्रोजन 15, क्योंकि एस के दोनों इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 के ही बने हुए थे। नाइट्रोजन 15 दोनों, इसके दोनों स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 के ही बने हुए थे। इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन 15 एक हेवी आइसोटोप है, इसलिए डीएनए भी इनका हेवीएस्ट अपीयर्ड हुआ और नीचे चला गया। अब जो तीसरा था वो इनका डीएनए बिल्कुल इंटरमीडिएट लेवल पर था। इंटरमीडिएट लेवल पर ये आप लोग देख सकते हैं, इनका डीएनए क्या है, बिल्कुल इंटरमीडिएट दरमियान में है। ये है डीएनए ऑफ सैंपल एट 20 मिनट्स फॉर्म सेडिमेंट इंटरमीडिएट लेवल। ये बिल्कुल इंटरमीडिएट लेवल पर बन गया, नमूदार हुआ, अपीयर्ड हुआ इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये था सैंपल ऑफ 20 मिनट्स का डीएनए, वही डीएनए था। डीएनए ऑफ सैंपल एट 20 मिनट्स था, क्योंकि हम लोगों ने इसको 20 मिनट के बाद ही निकाला था, यानी 20 मिनट के लिए हम लोगों ने उसको नाइट्रोजन 14 के अंदर ही रखा गया था। अब ये इसलिए इंटरमीडिएट लेवल पर था because after first round of replication each daughter duplex was a hybrid possessing one strain of nitrogen 14 and one nitrogen 15। जैसा कि उन्होंने जब फर्स्ट रेप्लिकेशन की तो फर्स्ट रेप्लिकेशन राउंड के बाद उनका जो डॉटर डीएनए जब देखा गया तो डॉटर डीएनए के दोनों डप्लेक्स क्या थे, हाइब्रिड थे। हाइब्रिड का मतलब ये इनका एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 से बना गया था और दूसरा नाइट्रोजन 15 का। एक नाइट्रोजन 14 का जो कि लाइट आइसोटोप है, हल्का है, और एक नाइट्रोजन 15 का जो कि काफ़ी हेवी आइसोटोप है। तो इसलिए ये हेवी बॉडी के बिल्कुल इंटरमीडिएट में था, इसलिए ये इस तरह अपीयर हुआ। अब जो लास्ट है ये है कौन सा, ये है इनमें दो किस्म के रिजल्ट देखे गए, क्योंकि हम लोग ने इसको केस के बाद 40 मिनट्स के बाद ही निकाला था। अब इनमें से दो डीएनए उनको देखने को मिले, क्योंकि ये उन्होंने फर्स्ट रेप्लिकेशन किया था यहाँ पर, इसलिए क्योंकि डॉटर डीएनए ने अगेन सेकंड रेप्लिकेशन किया था उनका डॉटर डीएनए ने। तो आज सी बात है, एक डीएनए इंटरमीडिएट लेवल पर आया था टेस्ट ट्यूब के अंदर, दरमियान में, और बिल्कुल ऊपर टॉप के ऊपर। अब ये क्या था, डीएनए ऑफ सैंपल एट 40 मिनट हैड टू सेडिमेंट्स, वन एट द टॉप एंड अदर एट द इंटरमीडिएट लेवल। एक टॉप पर था, दूसरा इंटरमीडिएट लेवल पर था। अब अगर हम लोग देखें तो ये क्यों था, इस तरह क्यों था, ये एक दरमियान में क्यों था, एक ऊपर क्यों था? अब इसकी रीज़न है बिकॉज व्हेन द हाइब्रिड डप्लेक्स रेप्लिकेटेड इन द सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, जब उनके जो हाइब्रिड डप्लेक्स थे, जिनके जो डॉटर डीएनए थे जो कि हाइब्रिड थे, जैसा कि ये का हाइब्रिड था, एक नाइट्रोजन 14 का, एक 15 का, उन्होंने जब अगेन सेकंड रेप्लिकेशन किया तो उन्होंने क्या किया, इट कंट्रीब्यूटेड नाइट्रोजन 15 स्ट्रैंड टू फॉर्म अनदर हाइब्रिड डप्लेक्स। तो उन्होंने क्या किया, इस केस नाइट्रोजन जो स्ट्रैंड था नाइट्रोजन 15 का, इसको अगेन दो स्ट्रैंड के ऊपर ही कि ताकि वो इसको यानी क्या किया, कंट्रीब्यूट किया ताकि वो क्या करे, दूसरे हाइब्रिड डप्लेक्स बनाए। हाइब्रिड डप्लेक्स का मतलब ये एक ऐसा दो स्ट्रैंड्स है जिसमें अगेन एक नाइट्रोजन 14 एक 15 हो, इस तरह
जब मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अंदर भी ये चीज़ दिखाई थी। तो ये इसीलिए क्या हुआ, एंड क्या हुआ, नाइट्रोजन इट कंट्रीब्यूटेड नाइट्रोजन 15 स्ट्रैंड to perform another hybrid duplex and nitrogen 14 strand to form light duplex contain both nitrogen 14। जैसा कि ये क्या बनाए, ये ऐसा डुप्लेक्स बनाए जिसका एक स्ट्रैंड क्या हो, नाइट्रोजन 15 हो, नाइट्रोजन 15 एक नाइट्रोजन 14, और ये इस तरह बनाया गेन जब ये सेकंड रेप्लिकेशन कर ले कि इनके दोनों स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 के हो। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, अगर मैं एस से इन दोनों को निकालो तो वाज़ेह सी बात है कि नाइट्रोजन 15 दूसरा स्ट्रैंड क्या है, नाइट्रोजन 14। ये एक कंप्लीट डुप्लेक्स जो हाइब्रिड है ये नाइट्रोजन 15 से ही निकला है, सिर्फ एक इसी सिंगल वन स्ट्रैंड से। अब ये जो दोनों नाइट्रोजन 14 जो है, नाइट्रोजन 14 ये इस नाइट्रोजन 14 स्ट्रैंड से ही निकले हैं। सेकंड रेप्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड रेप्लिकेशन की, तो नाइट्रोजन 14 और इसलिए ये दोनों, क्योंकि ये क्या था, हल्का था, इसलिए वो बिल्कुल टॉप पर चला गया था, यहाँ पर आप देख टॉप पर, और ये 15-14 ये इंटरमीडिएट लेवल पर था, इसलिए ये क्या ये यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल पर चला गया था। तो इससे ये बात क्या हो गई, इससे ये बात क्लियर हो गई कि ये रिप्लिकेशन किसके थ्रू होता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के थ्रू होता है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ ए मेंशन्ड रिजल्ट्स दे क्लेम दैट द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। इसलिए ऊपर जो उन्होंने जो रिजल्ट जो शो किए, इसी वो रिजल्ट के थ्रू उन्होंने ये क्लेम किया, ये दावा किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। यहाँ पर आप लोग, मैंने बताया यहाँ पर थोड़ा, अगर यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो तो एस से आप लोग का सेकंड एप्लीकेशन जो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो देखो, मैंने सेमी कंजर्वेटिव में आप लोगों को ये डायग्राम शो किया था कि ये क्या है, एक पेरेंटल डीएनए है। जब ये क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, तो जब वो डॉटर डीएनए बनाता है तो इस दौरान क्या करता है, वो ये सेमी कंजर्व होके जाते हैं, यानी इनका एक स्ट्रैंड यहाँ पर आता है, एक स्ट्रैंड यहाँ पर आता है, इसके साथ एक न्यू स्ट्रैंड बन जाता है। ये ओल्ड स्ट्रैंड है, दूसरा न्यू स्ट्रैंड, यहाँ पर ओल्ड न्यू। अब इसको मैं कह सकता हूँ कि इंटरमीडिएट लेवल पर जो हमें दिखाई दे रहा था, जो बिल्कुल इंटरमीडिएट लेवल पर था, जिसका एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 था, दूसरा नाइट्रोजन 15, ये इसी ये दोनों क्या थे, ये वही दोनों सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के थ्रू ही ऐसा हुआ था, क्योंकि इनका एक स्ट्रैंड ओल्ड था, एक न्यू था। अब जो दो मैंने बताया कि एक इंटरमीडिएट एक दरमियान में हमें शो हो रहा है, एक टॉप लेवल पर, उसमें ऐसा हुआ कि जो उन्होंने सेकंड रेप्लिकेशन किया तो इस दौरान ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, हाइब्रिड है, एक इनमें ओल्ड स्ट्रैंड है, एक न्यू स्ट्रैंड है, लेकिन इसके साथ साथ एक कंप्लीट न्यू स्ट्रैंड यहाँ पर बन चुका है। न्यू स्ट्रैंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो बिल्कुल जो हमें बिल्कुल टॉप पर दिखाई दे रहा था ये वही है, और जो हमें बिल्कुल इंटरमीडिएट लेवल पर दिखाई दे रहा था ये वही है, क्योंकि इसका एक स्ट्रैंड ओल्ड एक न्यू, ये दोनों न्यू है, दोनों न्यू। इसलिए इस तरह भी ये फर्स्ट राउंड रेप्लिकेशन में हमें ये दोनों मिले, सेकंड में हमें ये दोनों मिले। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि काफ़ी लेंथी टॉपिक है और कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।